हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिडा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा वीकली इकोनॉमिक जीके ऑफ थर्ड वीक ऑफ मार्च 2021। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीकली जीके को लेके हम 3 लेक्चर हर वीक ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर्स को हम 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज करंट जीके, द सेकंड वन इज मिसलेनियस जीके एंड द थर्ड वन इज वीकली इकोनॉमिक जीके। इसके अंदर हम वीकली इकोनॉमिक जीके के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। द वीकली इकोनॉमिक जीके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। दैट इज थर्ड वीक ऑफ मार्च 2021, 14th ऑफ मार्च से लेकर 20th ऑफ मार्च 2021 तक के ये करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बट इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स को लेके हमारे कोर्सेज ऑनगोइंग है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोर्सेज को चेकआउट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहां पर आता है जीडीपी की बात। तो सबसे पहला न्यूज क्या कहता है मेरे पास, इंडियाज इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 12% इन कैलेंडर ईयर 2021 मूडीज। तो देखिए मूडीज की यहाँ पे बात करते हैं और ये क्या न्यूज की गई। देखिए सबसे पहले तो इंडियाज इकोनॉमी की बात जहां पे ये होती है, ये जीडीपी की बात हो रही है। जीडीपी क्या होता है? दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब मूडीज का यहाँ पे एक रिपोर्ट आता है। मूडीज की मैं बात करूँ, देखिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, आपने इसका नाम सुना होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? दीज आर द इंस्टीट्यूशंस विच असाइंस द क्रेडिट रेटिंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड उसके अलावा कंट्रीज। ये इनको एक रेटिंग देती है और उनकी क्रेडिट वर्थीनेस बताती हैं, ठीक है। तो एक दुनिया की टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से स्टैंडर्ड पुअर, फिच रेटिंग्स एंड मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। अब मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मूडीज एनालिटिक्स, जो कि एनालिटिक्स के ऊपर काम करती है, मूडीज एनालिटिक्स। तो यहाँ पर मूडीज एनालिटिक्स ने यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया। मूडीज एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मूडीज एनालिटिक्स ने यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया। क्या कहना है मूडीज एनालिटिक्स का? कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, ये कैलेंडर ईयर 2021, ये कैलेंडर ईयर 2021 जो भी चल रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक ये ग्रो करेगी कितनी? 12%। 12% ग्रो करेगी, ये मूडीज का कहना है, मूडीज एनालिटिक्स का कहना है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का कहना नहीं है ये ध्यान रखना। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस अलग से देता है, मूडीज एनालिटिक्स अलग से देता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि किसकी बात हो रही है, मूडीज एनालिटिक्स की बात हो रही है, फिर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कैलेंडर ईयर 2020 की बात करूं, ये 2021 के लिए प्रेडिक्ट किया और कैलेंडर ईयर 2020 जो कि खत्म हो चुका है। तो कैलेंडर ईयर 2020 का यहाँ पर प्रेडिक्शन था -7.1% का। मूडीज एनालिटिक्स का ही बात कर रहा हूँ, मूडीज एनालिटिक्स की ही बात कर रहा हूँ मैं अभी भी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, किसी तरह का डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना क्योंकि ये जीडीपी प्रेडिक्शंस चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो जब भी चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ, करवाता हूँ, और आपको लेटेस्ट वाले हर वक्त आपके ध्यान में रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इनको लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने इंडिया की जीडीपी को प्रोजेक्ट किया, प्रोडिक्ट किया 2021 में कितनी ग्रो करेगी? 5%। 5%, ठीक है। ये किसने बोला? ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने बोला कि भारत 5% की ग्रोथ पे रहेगा 2021 पे, ठीक है। इसके अलावा 2020 के लिए इसने कितना बोला था? 2020 के लिए इसने बोला -6.9%, ठीक है। यही कैलेंडर ईयर की बात ही चल रही है। उसके बाद मैं बात करूं आगे की, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं कि दुनिया की जो जीडीपी है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है, ये 2021 में कितना ग्रो करेगी? 4.7%। ये कहना है
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का कि दुनिया की जो जीडीपी है ये 4.7% पे ग्रो करेगी 2021 के अंदर। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट्स को लेके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये रशिया को सरपास करके 4th बिगेस्ट बन चुका है दुनिया के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर ये एक रिपोर्ट, एक सर्वे यहाँ पर बताया गया। तो देखिए आरबीआई का जो डाटा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेके, भारत के अंदर आरबीआई काम करता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक यहाँ पे काम करता है। तो आरबीआई की रिपोर्ट 5 मार्च को आई। 5 मार्च को आरबीआई ने बताया कि इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो 580.3 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। हालांकि ये डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। आज और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि 20-22 दिन पुरानी रिपोर्ट है, डाटा है ये, तो आज और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे। इसके अगेंस्ट 5 मार्च को रशिया का जो रिजर्व था वो था 580.1 बिलियन डॉलर। तो भारत ने रशिया को क्रॉस कर लिया। रशिया से भी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो भारत के पास है, यानी कि फॉरेन करेंसी हमारे पास है ज़्यादा, रशिया से भी ज़्यादा। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम इकट्ठा करते जा रहे हैं डॉलर्स, ये बढ़ता जा रहा है हमारे पास। दुनिया में किस देश के पास सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसीज हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं? ये देश है चाइना। ठीक है, सबसे ज़्यादा है चाइना के पास। उसके बाद आता है जापान, उसके बाद आता है यहाँ पर स्विट्जरलैंड, एंड चौथे नंबर पे अब आ चुका है भारत। 4th नंबर पे आ चुके हैं हम, इंडिया। ये डेटा आईएमएफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली है। आईएमएफ ने बताया है, आईएमएफ की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि चाइना हैज द लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय द जापान, स्विट्जरलैंड एंड नाउ इंडिया एंड रशिया अगेन। तो भारत रशिया को क्रॉस करते हुए चौथे नंबर पे आ गया है फॉरेन रिजर्व्स की फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, देखिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, दैट इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम क्या है? दिस इज द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सीड द स्टार्टअप्स। कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, नई बनी कंपनीज होती हैं, इनको पैसा दो, इनको पैसा दो ताकि ये ग्रो कर सके। तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि अगले वित्तीय वर्ष से, ठीक है, बजट के अंदर भी बेसिकली इसको अनाउंस किया गया था, 1 अप्रैल 2021 से ये स्कीम स्टार्ट हो रही है, यानी कि 2021-22 वित्तीय वर्ष से स्टार्ट हो रही है और 4 साल के लिए चलेगी। 4 साल के लिए ये स्कीम काम करेगी, 4 साल के लिए। ये 4 साल के लिए सरकार ने इसके अंदर पहले 1000 करोड़ रुपए अनाउंस किया था, बाद में 945 करोड़ रुपए यहाँ पर अनाउंस कर दिए गए। 945 करोड़ रुपीस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे, यानी कि स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे। और इस स्कीम की पूरी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई। अब इस एक्सपर्ट कमेटी को हेड कौन करेगा, कौन होगा इस एक्सपर्ट कमेटी का चेयरपर्सन? ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिस्टर एच.के. मित्तल। एच.के. मित्तल साहब इस कमेटी के चेयरपर्सन रहेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करते हैं, दैट इज एच.के. मित्तल जी। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम मैंने आपको बताई है, ठीक है। स्टार्टअप्स की हेल्प करने के लिए, स्टार्टअप्स को बूस्टअप करवाने के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। 4 साल के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया। 945 करोड़ रुपए यहाँ पर स्कीम का आउटले रखा गया, 945 करोड़ रुपीज। क्लियर? तो ये बातें ध्यान में रखनी है। और अभी एक कमेटी जिसके हेड है एच.के. मित्तल। एच.के. मित्तल। कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एनी काइंड ऑफ डाउट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, सरकार ने अनाउंस कर दिया है ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021। देखिए भारत सरकार टूरिज्म को बढ़ाना चाहती है। 2020 में कोरोना वायरस के चलते हुए टूरिज्म की बैंड बज गई, टूरिज्म नहीं हो पाया। अब टूरिज्म से क्या होता है, टूरिज्म से भारत में आता है अच्छा खासा पैसा, ठीक है। टूरिज्म में क्या आता है, टूरिस्ट आएंगे घूमने के लिए, टूरिस्ट घूमने आएंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अब 2020 में कोविड-19 ने यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर, टूरिस्ट के जाने के ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन कर दिए। अब 2021 के अंदर सरकार टूरिज्म को अच्छे लेवल पे बढ़ाना चाहती है। तो टूरिस्ट व्हीकल्स जो हैं, ठीक है,
इनके परमिट्स रूल्स को लेके यहाँ पर कुछ री अनाउंसमेंट्स करेगी कि बहुत सारे व्हीकल्स को यहाँ पर परमिट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी व्हीकल वाला पर्सन, व्हीकल ऑनर यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फीस को डिपॉजिट करेगा तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको परमिट दे दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर उसको परमिट दे दिया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो। ऐसा नहीं है कि कुछ अनदर फॉर्मेलिटीज़, यहाँ पे कुछ नहीं, परमिट दिया जाएगा। बट ये जो परमिट होगा, ठीक है, ये 3 महीने के लिए दिया जाएगा, 3 महीने के लिए दिया जाएगा, और जो कि बाद में एक्सटेंड होता जाएगा मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स, 3 साल। ठीक है, 3 महीने के लिए परमिट दिया जाएगा, ये टाइम ध्यान में रखना है, 30 दिन के अंदर अंदर परमिट दे दिया जाएगा। तो ये रूल्स यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रोड एंड डेवलपमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिए गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट है, JNK का जो प्रशासन है, उन्होंने यहाँ पर रिटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को अप्रूवल दे दिया है। देखिए, कुछ टाइम पहले यहाँ पर सरकार ने अनाउंस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर के ऊपर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर के ऊपर एक रिटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा 850 मेगावाट का, 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। किसके लिए? चिनाब रिवर के ऊपर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए। एंड बेसिकली यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर साइन किया गया था, दैट इज बिटवीन द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC एंड जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया था कि दोनों यहाँ पर वर्क करेंगे, जिसके अंदर NHPC जो है उसका 51% का स्टेक रहेगा और स्टेट बॉडी का 49% का स्टेक रहेगा, जिसके ऊपर ये वर्क करेंगे। ठीक है, एंड ये जो कंपनी बेसिकली इनका जॉइंट वेंचर बना है, इस जॉइंट वेंचर का जो ऑथराइज्ड कैपिटल रहेगा वो 1600 करोड़ रुपए रहेगा और पेड अप कैपिटल रहेगा 100 करोड़ रुपीस रहेगा। ठीक है, इनिशियल पेड अप कैपिटल इज 100 करोड़ रुपीस एंड ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि टोटल इतना इन्वेस्ट हो सकता है, इतना पैसा हो सकता है, अभी इतना है 100 करोड़। ठीक है, और 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिसको बनाने के लिए टोटल जो खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 5300 करोड़ रुपीस, 5281.94 करोड़ रुपीस का एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है रेट्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, 850 मेगावाट की कैपेसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो यू कैन आस्क। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बांग्लादेश को दे रहा है $200 मिलियन। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बांग्लादेश को दे रहा है $200 मिलियन। देयर इज अ प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, दैट इज रेस। ये रेस क्या है? रिकवरी एंड एडवांसमेंट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, रेस प्रोजेक्ट। तो रेस प्रोजेक्ट के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है ये बांग्लादेश को $200 मिलियन दे रहा है। ठीक है, इसलिए बांग्लादेश के अंदर जो बेसिकली यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि कोविड-19 ने सिर्फ भारत को नहीं दुनिया के हर देश को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो बेसिकली यूथ्स को यहाँ पर हेल्प करने के लिए, पुअर यूथ्स को या फिर लो इनकम अर्बन यूथ्स को हेल्प करने के लिए, उनको बेसिकली नौकरियां प्रदान करने के लिए, किसी तरह का बिजनेस सोर्स प्रदान करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस दे रहा है, $200 मिलियन दे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर $200 मिलियन दे रहा है, किस देश को? बांग्लादेश को यहाँ पर दे रहा है। क्लियर? बांग्लादेश को। बांग्लादेश की बात करो तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी चलती है टका, यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक वाज सेटअप इन 1944, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। इसके जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट जो इनका नाम है डेविड मॉलपास। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को एक गाइडलाइंस दिया, क्या? कि चेक ट्रांकेशन सिस्टम को, दैट इज इमेज बेस्ड चेक ट्रांकेशन सिस्टम को सभी ब्रांचेस के अंदर लॉन्च कर दिया जाए सितंबर 30 तक, सारे बैंक की सारी ब्रांचेस में। देखिए, चेक ट्रांकेशन सिस्टम बहुत समय हो गया इसको आए हुए, लगभग 8-10 साल हो चुके हैं इसको आए हुए। ठीक है, 2010 में लगभग इसको लॉन्च किया गया था, चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ये चेक ट्रांकेशन सिस्टम क्या होता है? देखिए, लेट अस सपोज मेरा जो बैंक अकाउंट है वो SBI का है और मुझे किसी ने चेक दे दिया PNB का। ठीक है, मुझे किसी ने PNB का चेक दे दिया। अब मैं वो चेक अपने बैंक अकाउंट में लगाऊंगा, बट वो चेक PNB के पास जाएगा क्लियरेंस के लिए, क्योंकि जिसने मुझे चेक दिया उसका पैसा PNB से आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये होता है चेक क्लियरिंग सिस्टम, यहाँ पर चलता है। तो चेक क्लियरिंग सिस्टम को इमेज बेस लेके आने के लिए कि मेरा बैंक
उस चेक को इमेज भी भेजेगा और चेक भी भेजेगा, ठीक है, ताकि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बनी रहे, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए इमेज में और जो चेक है उसको मैच करके प्रॉपर वे में एलोकेट करने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम लॉन्च किया गया था। चेक ट्रंकेशन सिस्टम फास्टर वे में भी चले, ठीक है, फास्टर वे में चलता रहे। क्यों, इधर चेक आया, उधर बैंक ने फोटो भेजी, उधर से अप्रूवल, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, चेक को फास्टर वे में लेके जाने के लिए इस फैसिलिटी को लेके आया था आरबीआई। बट बहुत सारी ब्रांचेस में, लगभग भारत के अंदर 1.5 लाख ब्रांचेस में तो ये चल रहा है। बट आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत के अंदर 18,000 बैंक की ऐसी ब्रांचेस हैं जहां पर ये सीटीएस नहीं चलता, चेक ट्रंकेशन सिस्टम नहीं चलता। तो आरबीआई ने एक डेडलाइन दे दिया सितंबर 30, 2021, यानी कि लगभग 6 महीने का समय दे दिया कि सितंबर 30, 2021 तक ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम हर बैंक की ब्रांच में इंप्लीमेंटेशन में आना चाहिए। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। आरबीआई जिसके प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के बारे में बेसिकली मैं अपनी बहुत सारी क्लासेस में बता चुका हूँ। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 and initially headquartered at Kolkata, but in 1937 RBI headquarter was shifted to Mumbai and आज भी मुंबई में है। RBI इनिशियली एक प्राइवेट बैंक था एंड 1st of January 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और कोई जानकारी आप आरबीआई के बारे में जानना चाहे तो यू कैन आस्क इन द एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आरबीआई न्यूज़, बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ ₹2 करोड़ पेनल्टी ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने एसबीआई के ऊपर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई, दैट इज टू द वायलेशन ऑफ सेक्शन 10(1)(b)(2) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो देखिए आरबीआई ने 2 करोड़ का फाइन लगाया एसबीआई के ऊपर क्योंकि एसबीआई ने कुछ रूल्स का वायलेशन किया। अब इंडिया में अगर कोई बैंक काम करता है, चाहे वो कोई भी बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, रूरल बैंक है, किसी भी तरह का बैंक है, तो उसको आरबीआई की गाइडलाइंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो आरबीआई उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो आरबीआई ने बैंक पेमेंट्स को लेके कुछ डायरेक्शंस दी थी जिसको एसबीआई ने फॉलो नहीं किया, जिसके चलते हुए एसबीआई के ऊपर 2 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। ऐसा ही एक पेनल्टी 2019 में भी एसबीआई के ऊपर लगाया गया था आरबीआई के द्वारा। अनदर बैंक्स के ऊपर भी लगता रहता है, बट अभी एसबीआई के ऊपर भी 2 करोड़ का पेनल्टी आरबीआई के द्वारा लगाया गया। क्लियर। तो अपने रेगुलेटरी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉपर वे में सभी बैंक्स को रेगुलेट करने के सिस्टम में ताकि एफिशिएंसी बने रहे, तो आरबीआई ये वर्क करता रहता है ताकि बैंक डरते रहे और सही ढंग से काम करते रहे। चलिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या? भारत का पहला लिबर ऑल्टरनेटिव रेट डील। भारत का पहला लिबर ऑल्टरनेटिव रेट डील। तो देखिए सबसे पहले लिबर ऑल्टरनेटिव रेट डील क्या बात कह रही है। सबसे पहले तो इसके लिए हम समझेंगे लिबर क्या होता है। लिबर LIBOR दैट इज लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ये क्या होता है? देखिए लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट एक एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है, एक एवरेज इंटरेस्ट रेट जो कि सेटअप किया जाता है लंदन के अंदर। जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं वो एक दूसरे को जब शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, एक दूसरे को शॉर्ट टर्म पैसा देते हैं, तो उन सब के ऊपर वो एक एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, एक एवरेज इंटरेस्ट रेट अपना अपना बताते हैं। तो जिसको देखते हुए एक इंटर बैंक ऑफर्ड रेट सेटअप कर दिया जाता है, दैट इज लिबर, ठीक है, दैट इज लिबर। तो एक एवरेज इंटरेस्ट रेट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए जो सेटअप किया जाता है दैट इज लिबर, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो लिबर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लिबर को लेके कुछ क्राइसिस। क्या? लिबर इज बेसिकली अ बेंचमार्क। लिबर इज बेसिकली बेंचमार्क रेफरेंस रेट था, तो एक बेंचमार्क था क्योंकि सभी इंटर बैंक ऑफर रेट को यही इसको फॉलो करते थे सारे के सारे। तो अभी कुछ टाइम से क्या एक रिपोर्ट आ रही है कि इसके बीच में ना काफ़ी वेरिएशंस आ रहे हैं, स्टेबल नहीं है, तो इस बेंचमार्क को यूज़ नहीं किया जाए। तो दिसंबर 2021 यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर 2021 तक इसका एक डेडलाइन फिक्स कर दिया कि दिसंबर 2021 के बाद इस लिबर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये कोई बेंचमार्क नहीं रहेगा। एंड 2023 से इसका ऑफिशियल प्रॉपर यूज़ बंद कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर अनाउंस किया गया।
तो दिसंबर 2021 के बाद तो भैया लीवर तो हो रहा है खत्म। तो लीवर की जगह पर किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट चाहिए होगा, कोई ना कोई फाइनेंसिंग रेट तो चाहिए होगा। तो एसबीआई और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिलकर ये डील साइन करी कि दिसंबर 2021 के बाद जब लीवर बंद हो जाएगा तो हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे किसका, सॉफर का, दैट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का। और लीबर को रिप्लेस करते हुए ऑल्टरनेटिव डील यहाँ पर, यानी कि लीबर की जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स करी जाएंगी। ये यहाँ पे अनाउंस कर दिया एसबीआई और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिलके। एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि दिसंबर 2021 के बाद जब लीवर यूजेज में नहीं रहेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का। अब लीवर के बंद होने के बाद यहाँ पर दो अल्टरनेटिव सामने आते हैं दुनिया भर में कि ठीक है इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, दो अल्टरनेटिव आते हैं, बट इन दोनों ने मिलकर चुना सॉफर। हालांकि दूसरा अल्टरनेटिव भी है, डेट इज सोनिया। एक अल्टरनेटिव और भी है। और एसबीआई ने यहाँ पर यह अनाउंस कर दिया कि एसबीआई 5 सालों में, 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पर जो पैसा अरेंज करेगा बैंक्स के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के लिए, दैट इज एट द सॉफर रेट, दैट इज $100 मिलियन। $100 मिलियन ये एसबीआई ने अनाउंस किया। $100 मिलियन एसबीआई ऑर्गेनाइज करेगा। $100 मिलियन ये एसबीआई यहाँ पे अरेंज करने वाला है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट विल बी अरेंजिंग $100 मिलियन linked to the secured overnight financing rate for the 5 years। एंड लीबर अब यूज में नहीं रहेगा तो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट या फिर एक दूसरा ऑल्टरनेटिव दैट इज सोनिया, दैट इज स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए लीवर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लीवर के बारे में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एक एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है जो कि एस्टिमेट्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, जो कि जो बैंक होते हैं वो यहाँ पर बताते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, लीबर का एक पुराना नाम भी था, दैट इज ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन और लीबर, दैट इज ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये यहाँ पे नाम दिया गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का इस न्यूज़ में अगर आपको डाउट रहता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई की सब्सिडरी है, 2008 में बनाई गई थी। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, दिलीप असबे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। काम क्या करती है, पेमेंट चैनलाइज। ठीक है, आप एटीएम से पैसा निकलवाते हो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हो, आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कहीं पे भी पीओएस मशीन का इस्तेमाल करते हो, सारा का सारा पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई ही चैनलाइज करता है। तो एनपीसीआई ने अभी भीम ऐप दैट इज भारत हैवी इंटरफेस के ऊपर, ऐप के ऊपर एक ग्रेवियस रिड्यूसल जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूपीआई हेल्प। यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल, भीम यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उनका सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर यूपीआई हेल्प का एक पोर्टल, एक ऑप्शन लॉन्च कर दिया गया, एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया, जिसके चलते हुए बेसिकली किसी भी तरह की अगर दिक्कत आएगी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लेट अस सपोज मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया यूपीआई, भीम यूपीआई का इस्तेमाल करके, ठीक है, मेरा पेंडिंग दिखा रहा है, अब मुझे उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि कैसे पेंडिंग है या हो गया, तो उसके लिए मैं यूपीआई हेल्प में जा सकता हूँ। उसके बाद कोई कंप्लेंट आती है अगर ट्रांजेक्शन नहीं होती है, ठीक है, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, कुछ भी होता है, अगेन मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। ठीक है, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है, उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा है, ऐसी कंप्लेंट्स के लिए भी मैं जा सकता हूँ। ठीक है, किसी भी तरह का बेसिकली कोई ट्रांजेक्शन्स को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आप यूपीआई हेल्प में अप्रोच कर सकते हो। बट इनिशियली ये यूपीआई हेल्प कुछ ही बैंकों के लिए लॉन्च किया गया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, इन्हीं के लिए ही लॉन्च किया गया। बट धीरे धीरे ये भारत के सभी बैंक्स के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा, सभी बैंक्स के साथ इसको एसोसिएट कर दिया जाएगा, ये अनाउंस कर दिया गया है एनपीसीआई के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जीके न्यूज़ को डिस्कस किया है। क्लास के अंदर किसी भी तरह का डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, जो हमारे कोर्स यूजर्स हैं उनके लिए पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स पेज के ऊपर। एंड करंट अफेयर्स को लेके, अदर एग्जाम्स को लेके हमारे कोर्सेज ऑन गोइंग है, यू कैन चेक, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
एंड डाउनलोड द अभिपीडिया ऐप फॉर डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के लिए अभिपीडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो। द लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।